नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके अपने पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जो आम आदमी की आवाज है। घंटी बजाओ में हर उस खबर की पड़ताल होती है जिससे जनता का जीवन प्रभावित होता है। तो हमारा काम है सिस्टम में बैठे रसूखदार लोगों से और सरकार से सवाल पूछना, ताकि कोई भी अपनी जवाबदेही से ना बचने पाए। पिछले कुछ समय से त्योहारों के मौके पर जिस तरह से दंगे फसाद और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, आज हम उसके सच को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ताजा मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां ईद से पहले न सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा होती है बल्कि पुलिस और प्रशासन की नाकामी भी सामने आई। तो सवाल है कि राजस्थान में यह तनाव है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। क्या यह सारी व्यूह रचना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरने की है? कौन है वो लोग जो समाज को बांटकर सत्ता के खेल में लगे हुए हैं? बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को बेनकाब करना, उन्हें पहचानना, ताकि हम लोगों के दिलों में बढ़ती नफरत को रोक सकें। तो घंटी बजाओ की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और नफरत के कारोबारियों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये जालरी गेट का चौराहा है जहाँ पर बीती रात को जो समुदायों में झड़प हुई थी। अभी भी जो ये लोग ये जो नमाज पढ़ कर आए हैं, जो पुलिस से भिड़ रहे हैं और अंदर चौराहे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत केवल एक धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को पिटवा रहे हैं, और क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो वो ये दंगा भड़का रहे हैं ताकि उनको मुसलमानों का 100% वोट मिले। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। करौली में तो आपने कहा जय श्री राम का नारा लगा, अब आप बताइए कि जोधपुर में कौन सा नारा लगा? जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। तुष्टिकरण की नीति, करौली की घटना उसी का परिणाम है। अलवर में राजगढ़ की मंदिर तोड़ने की घटना भी उसी का ही परिणाम है, और जोधपुर में कल जो घटना घटी वो भी उसी का ही परिणाम। उनकी दिक्कत ये है कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा बन गया है। जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरी अपील है लोगों से कि दंगे से लोगों का फायदा नहीं होता है, समाज का नुकसान होता है, प्रदेश और देश का नुकसान होता है। अशोक गहलोत जी खुद ही जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहां से एक राय होकर के निकलने के बाद में इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। 2 अप्रैल 2022 राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष के मौके पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद भड़की हिंसा। 17 अप्रैल 2022 राजस्थान के ही अलवर में 300 साल पुराने मंदिर समेत 3 मंदिर तोड़े जाने के बाद तनाव। और अब 2 मई को जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर हिंसक झड़प। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही एक ही राज्य में एक के बाद एक हुई ये हिंसा सवाल उठाती है, क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है?
राजस्थान में अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात बात पर तनाव हो जा रहा है? करौली से लेकर जोधपुर तक हिंसा का एक ही पैटर्न देखा जा रहा है। तो क्या ये हिंसा किसी सुनियोजित साजिश के तहत भड़काई जा रही है? और क्या इस सांप्रदायिक तनाव का राजस्थान में होने वाले चुनाव से कोई रिश्ता है? इन सवालों की पड़ताल से पहले आपको दिखाते हैं जोधपुर में भड़की हिंसा की कुछ ऐसी तस्वीरें जो दिखाती हैं कि लोगों के बीच नफरत किस हद तक फैल चुकी है। ये जोधपुर का सुनार मोहल्ला है। सुबह के करीब 11:30 बजे इस मोहल्ले की गली में अचानक दो लोग एक बाइक सवार के पीछे दौड़ते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर में दिख रहा है कि पीछा कर रहे लोग हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पीछे से कुछ और लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है। इस भीड़ में मौजूद एक शख्स के हाथ में तलवार दिखाई देती है। काले कपड़े पहने दूसरे शख्स ने कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ है। भीड़ बढ़ने लगती है, गली में हलचल तेज हो जाती है। पीछे से एक आदमी अपने चेहरे पर रुमाल बांधता हुआ आगे की तरफ दौड़ता है। थोड़ी ही देर में पथराव शुरू हो जाता है। सीसीटीवी में दोनों तरफ से पत्थर चलते दिखाई दे रहे हैं। तलवार लहराई जा रही है। ठीक इसी वक्त इसी मोहल्ले में लगे एक और सीसीटीवी में कैद तस्वीरें और करीब से हैं। इसमें भी लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं। ये लोग गली की दूसरी तरफ पत्थर फेंकते दिख रहे हैं, हाथापाई भी करते हैं। फिर अचानक ये भीड़ एक तरफ दौड़ने लगती है। इन लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा होता है, फिर भीड़ वापस गली में लौटती है। उनमें से एक शख्स वहां खड़ी बाइक को तोड़ने लगता है और कुछ ही देर में फिर से पथराव शुरू हो जाता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आपने जो देखा है, हकीकत में हालात उससे भी ज्यादा भयावह थे। तो ये कबूतरों का चौक है जो जालोर गेट से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पर कुछ युवक आए थे और लाठियों और क्या लेकर आए थे, क्या हुआ था? वो लोग अपने हाथों में डंडे, लाठियाँ और पाइप, रॉड सब कुछ थे। किसी को कोई चीज पता नहीं है। इनको किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो बाहर हल्ला हुआ था, हम लोग बाहर आए तो देखा था मेरी गाड़ी की टंकी मौज दी, बोर्ड तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, एक छोटी बच्ची को मारा है। अगर यही हाल रहा हिंदुस्तान में तो फिर गृह युद्ध जारी रहेगा। भागते भागते आए, छोटे छोटे लड़के हैं, 15 साल के, 20 साल के, और ये कोई नए लड़के नहीं थे। रोजाना यहाँ सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, ये भी नहीं कोई नए लड़के। जिस तरह से ये बता रहे 3 दुकानें हैं जो करीब लूट मार की गई थी, आज क्या ऐसी हालत हो गई, रोने लग गई, डर गई बेचारी। क्या होगा, मैं दुकान संभालूं, क्या करूं, बच्चे को संभालो, वॉलीबॉल का इस तरीके से मियों को क्या करना चाहिए? नमाज पढ़िए तो प्रेम से बताओ, कुछ करो नहीं करने से क्या फायदा होगा तुमको? ये बच्ची समाज रखकर क्या कर रही है? 5 साल की बच्ची है, उसको मार दिया, गाड़ी बांध दी। क्या लेके आए? लोग का लट है, सब बांध दिया, ट्रैक्टर बांधे, वो बोर्ड बांध दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ का हालात, देख सकते हैं कितने गंभीर हालात है। बच्चों पे कैसे हमला करते हैं, इतनी भी तैयार नहीं है। हाँ, बच्चों पे हमला किया है इन्होंने। इन लोगों की बातों से साफ है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे और करीब पौने घंटे तक वो इन गलियों में हिंसा का खेल खेलते रहे। ईद की नमाज के बाद इस मोहल्ले के अंदर जो हुआ, उसके बाद अब तक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तस्वीरें घर की आपको दिखाना चाहेंगे। इस घर के अंदर अभी तक पत्थर यहाँ पर पड़े हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक पत्थर नहीं है बल्कि कई पत्थर हैं और वो भी बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें कैमरामैन अरविंद आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है, देखिए काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जो दंगाइयों ने जब दंगा शुरू किया तो उसके बाद यहाँ पर फेंकना शुरू किए थे और यहाँ घर के अंदर भी वो घुस गए थे। तलवारें लेकर घुसे और पत्थरबाजी, काफी जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की। लोगों का कहना है कि जिस तरह से लड़कों की भीड़ इन गलियों में घुसी और जैसे चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया गया, ऐसा लग रहा है मानो दंगाइयों को किसी का डर ना हो। जिन लोगों ने उस हिंसा को अपनी आंखों से देखा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लगभग 11:30 का वक्त रहा। यहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार निकला था, उसके गले में केसरिया गमछा लगा हुआ था। तो वहाँ से उधर 50 जने लगभग खड़े थे, तो उनको देख के वो वापस मुड़ गया
मुड़ते ही पीछे से हमला स्टार्ट हो गया। एक आदमी भगता भगता तलवार लेके आया और उसके ऊपर वार किया, लेकिन उसमें वो बच गया था। उसके 10 मिनट बाद बहुत सारे लोग यहाँ से इकट्ठा होकर आए, हाथों में तलवार, बैट, पत्थर और सब थे, और उन्होंने वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट की। मेरे खुद के हाथ के चोट लगी है। आपको इसी में लगी है? पत्थर से मेरे हाथों पे चोट लगी है। जोर जोर से आवाज आई, एकदम भाग के बाहर आए। करीबन 24-25 साल के लड़के जो हमारी इधर मोहल्ले के नहीं लग रहे थे, वो आए भागते भागते, सारी जगह तोड़ फोड़, गाड़ियाँ तोड़, देखो इधर देखो, आप इधर गाड़ी देखो, बहुत गाड़ियाँ तोड़ी। सर पे चोट आई है, किसी के पत्थर फेंके बड़े बड़े। जो 8-10 साल के भी बच्चे थे उनके साथ सबके हाथ में पत्थर ही पत्थर थे, और 2 लड़कों के हाथ में तलवारें थी। एक लड़के ने तो खुला यूं हवा दिखाई थी तलवार। कितनी देर तक डर का माहौल रहा है यहाँ मोहल्ले में? 20 मिनट तो था। जोधपुर में हिंसा के इस तांडव में सबसे चौंकाने और चिंता करने वाली बात ये कि अब तक आपने जो सुना और देखा वो हिंसा की शुरुआत के करीब 12 घंटे बाद के हालात हैं। यानी राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर और राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में 12 घंटे तक दंगाई उत्पात मचाते रहे, लेकिन सरकार और पुलिस उन पर काबू नहीं कर पाई। तुष्टीकरण की नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको मौका मिलता है और उनको लगता है हमारे पे कार्रवाई होगी नहीं। मैं तो ये चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी खुद ही जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आप उनके इस्तीफे की मांग? हम तो इस्तीफे की भी मांग करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवालों के घेरे में हैं और ये सवाल उनकी सरकार और पुलिस दोनों पर है। जिस घटना को शुरुआत में ही रोका जा सकता था, उसने इतनी बड़ी हिंसा की शक्ल सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि सही समय पर सही कार्रवाई नहीं की गई। घटना के 12 घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक की, जोधपुर में हिंसा के हालात का जायजा लिया, पर तब तक दंगाई अपना काम कर चुके थे। सरकार और प्रशासन की इस लापरवाही को समझने के लिए आपको पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सोमवार रात करीब 11:30 बजे जोधपुर के जालोरी गेट से हिंसा की शुरुआत हुई। यहाँ के चौक पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति लगी है। परशुराम जयंती के मौके पर मूर्ति और उसके आसपास भगवा झंडे लगाए गए थे। यहाँ पर कुछ समुदाय के लोग आए और झंडा वंडा लगाया उसके ऊपर, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसको लेकर एक मामला हुआ था, फिर वहाँ से पत्थरबाजी हुई। इस पथराव का शिकार मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी हुए। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। सोमवार देर रात हुई इस हिंसा और पथराव के बाद पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया। मंगलवार सुबह एबीपी न्यूज ने डीसीपी से इस बारे में बात की तो उन्होंने फिर से यही बात दोहरा दी। दोनों पक्षों से बात हुई है, शांति की अपील की गई है और दोनों ही पक्षों ने हमारा साथ भी दिया है और शांतिपूर्वक ये त्यौहार आई एम श्योर कि हम मना पाएंगे। और आमजन से भी यही अपील है कि शांतिपूर्वक ही ये त्यौहार मनाएं। तनावपूर्ण शांति के साथ रात बीत गई और ये माना जा रहा था कि ईद के त्योहार को देखते हुए अब जोधपुर पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सुबह के वक्त लोग ईद की नमाज पढ़ने निकले। बीती रात जोधपुर के जो जालोर गेट क्षेत्र में जो थोड़ी सी छोटी मोटी हिंसा हुई थी, उसके बाद जैसे शांति और सौहार्द की जो नई निशानी देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो नमाज के लिए। और अब हाँ भाईजान बधाई हो, ये सभी लोग बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बीती रात को जो कुछ छोटी मोटी हिंसा हुई थी, उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का माहौल खराब नहीं है और पुलिस ने पूरा डिप्लॉयमेंट कर रखा है। नमाज होने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन नमाज खत्म होते ही अचानक जालोरी गेट पर फिर से भीड़ इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और कुछ ही देर में उसमें से कुछ लोग वापस उस मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे जहां रात में झंडे को लेकर विवाद हुआ था। अब
देख रहे हैं ये जालोरी गेट का चौराहा है जहां पर बीती रात को जो समुदायों में झड़प हुई थी और इसी पे जो झंडा लगाने को लेकर हुई थी। आप देख सकते हो जिस तरह से अभी भी जो ये लोग अभी ये जो नमाज पढ़ कर हैं जो पुलिस से भिड़ रहे हैं और अंदर चौराहे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की ये प्रतिमा लगी हुई है, ये जालोरी गेट सर्कल है, ये पुष्कला समाज से आते हैं। इसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उस ध्वजा को हटाकर ये अपनी ध्वजा लगाना चाहते हैं। उसी को लेकर ये यहाँ पर जिस तरह से अभी ये युवक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इन युवकों ने ये अपनी ओर से बताया है कि अब ये जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर आने की। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद उपद्रवी जालोरी गेट से करीब 1 किलोमीटर दूर कबूतर चौक इलाके में घुस गए। वहां पर पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा शुरू कर दी। यहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। कबूतर चौक पर हिंसा के बाद उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर भी हंगामा किया। गाड़ी को आग लगा दी गई। और फिर सुनार बस्ती में भी इसी तरह हिंसा की गई। इस तरह करीब 12 घंटे के अंदर जोधपुर में 4 जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहां से एक राय होकर के निकलने के बाद में इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। जिस मूर्ति पर भगवा झंडे को लेकर ये सारा हंगामा शुरू हुआ, पुलिस ने इस दौरान वहां पर तिरंगा लगा दिया। पर सवाल ये, पुलिस को ये करने में इतनी देर क्यों लगी? जब सोमवार रात मूर्ति के पास हरे झंडे को लगाने की कोशिश हुई, पुलिस अगर उसी वक्त वहां तिरंगा लगा देती तो शायद सुबह जो हिंसा हुई उसे रोका जा सकता था। सवाल ये भी कि जोधपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के बाद पुलिस ने क्या किया? जब रात में तनाव हो चुका था तो फिर सुबह भीड़ क्यों जुटने दी गई? क्या धारा 144 लगाकर लोगों को इकट्ठा होने से रोका नहीं जा सकता था? कर्फ्यू लगाने के लिए भी 12 घंटे का इंतजार क्यों किया गया? आपको लगता नहीं कि पुलिस को पहले ही वहां तिरंगा लगवा देना चाहिए था, या दोनों ही झंडे नहीं लगने देने चाहिए थे, न केसरिया न हरा? आपकी पुलिस की नाकामी नहीं है ये? ना, पुलिस ने तिरंगा झंडा लगा दिया वहाँ पर, बाद में लगाया, झंडा लगा दिया था वहाँ पर, वापस दोबारा। पर अफवाहें ऐसी फैलाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बीजेपी नेता लोग जो है बजाय शांति की अपील करने की भड़काने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान सरकार का कहना है कि प्रशासन की तरफ से हिंसा को रोकने में कोई कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है, पहले ढिलाई क्यों की? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।